हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। तो आज का करंट अफेयर और साइंस न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक्स के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। टोटल आपके 5 क्वेश्चन है। किसी भाई का जो है मैसेज आया था कि सर जो है 5 क्वेश्चन नए और 5 क्वेश्चन पुराने डिस्कस कर लिया करें। तो हम आपको बता दें, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें मैं जो करंट अफेयर डिस्कस कर रहा हूँ वो 6 महीने से पीछे और मतलब 6 महीने के बीच की कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब 6 महीने से जो आपके एग्जाम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि आप पढ़िए और उन क्वेश्चन को समझिए। क्योंकि जैसे अब मान लेते हैं कि जो है आपका 1 महीने बाद करंट अफेयर है, मतलब 1 महीने बाद आपका 15 दिन बाद एग्जाम लगा हुआ है, तो वो करंट आपके काम नहीं आएगी। ठीक है, तो करंट थोड़ा पीछे का ही जो है पढ़ना जो है, हाँ डेली बेसिस आप कवर करते रहिए तो आपको पीछे से नहीं पढ़ना पड़ेगा, बात एक ही है। ठीक है, बस आप टेंशन ना लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट जो ढूंढ ढूंढ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो कहा गया है किस देश ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए 1 लाख उदबिलावों को मारने का आदेश दिया है। तो 1 लाख उदबिलावों को मारने का आदेश किस देश ने दिया है। ये देश है जो है स्पेन। क्या स्पेन इस देश का नाम है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। और स्पेन की राजधानी क्या होती है? मैड्रिड। मैड्रिड ने 1 लाख उदबिलावों को मारने का आदेश दिया है। एक ऐसा ही मामला और आया था, 20,000 ऊँटों को मारने का आदेश किसने दिया है? आपको अगर याद हो तो 20,000 ऊँटों को मारने का आदेश जो है ऑस्ट्रेलिया ने दिया है। ऑस्ट्रेलिया 20,000, अगर आपसे पूछा जाए 20,000 ऊँटों का मारने का आदेश किसने दिया? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया को ही कहते हैं प्यासी धरती। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। और महान प्रवाल भित्ति यहीं पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। और जो है अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत का पहला डायलिसिस ऑन व्हील प्रोग्राम कहाँ पर शुरू किया गया है? तो जो किडनी होती हैं, किडनी क्या होती है? जब किडनी काम करना बंद कर देती है, यानी कि ब्लड प्यूरीफायर के लिए अगर सिस्टम जो है नहीं है आपके, जो है ख़राब हो चुका है आपका, तो उसमें क्या होता है कि जो बड़े बड़े अस्पताल हैं वो हमें एक सुविधा प्रोवाइड कराते हैं कि हम ब्लड को अलग से साफ़ कर लेते हैं, मतलब जो प्योर नहीं करते हैं तो उसको अलग से प्योर किया जा सकता है और उस हिसाब से काम किया जाएगा। ठीक है, और वो चीज़ अलग तो बड़े बड़े अस्पतालों में थी, लेकिन अब ये दिल्ली के एनसीआर क्षेत्र में ये सुविधा मुहैया कराई जाएगी कि अगर किसी को जो है डायलिसिस ऑन व्हील प्रोग्राम ये चलाया जा रहा है दिल्ली के एनसीआर में, ध्यान रखना है। ठीक है, दिल्ली के एनसीआर में, दिल्ली के एनसीआर में एक घर घर राशन योजना ये भी चल रही है। वैसे वन कार्ड वन नेशन आने वाला है, मतलब एक कार्ड होगा और एक कार्ड के जरिए ही अब पूरे देश में कहीं पर भी हो आप अपना राशन ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान और चीन ने आज़ाद पट्टनम योजना हेतु समझौता किया है या परियोजना विकसित की जाएगी? तो ध्यान रखना, पाकिस्तान और चीन ने आज़ाद पट्टनम परियोजना हेतु समझौता किया है, तो ये जो परियोजना है ये कहाँ पर विकसित की जाएगी? तो ध्यान रखना है कि जो ये परियोजना है ये आपकी झेलम नदी पर विकसित की जाएगी। लिख देते हैं, झेलम नदी पर विकसित की जाएगी ये परियोजना। और एक मिनट, झेलम नदी, ठीक है, झेलम नदी पर यह परियोजना विकसित की जाएगी। आप ध्यान रखना है, आज़ाद पट्टनम परियोजना कहाँ विकसित की जाएगी? झेलम नदी पर विकसित की जाएगी। और यहीं झेलम नदी, यहीं पर वुलर झील है, तो आप ध्यान रख सकते हो। झेलम नदी पर एक और परियोजना मुझे याद आ रही है, कोहाला परियोजना और झेलम तिलबुल परियोजना, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए डिस्कस करते हैं। पूछा जा रहा है जोराम फूड पार्क, तो जोराम मिजोरम, ठीक है, ऐसा करके मिजोरम। तो जोराम फूड पार्क कहाँ है? वो मिजोरम में है। ठीक है, कहाँ पर है? मिजोरम में है जोराम फूड पार्क। सीधे क्वेश्चन आएगा कहाँ पर लगाना है? मिजोरम में लगाना है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, तो ये आपकी वही दिल्ली में चल रही है, केजरीवाल। क्या योजना है? मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना दिल्ली में चलाई जा रही है। और अब तो वन नेशन वन कार्ड ये योजना चलेगी कि मतलब कहीं भी आप रहें पूरे देश के, अगर आप जो है
नागरिक हैं तो आप कहीं भी रहें, जैसे ये सुविधा उन लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी जैसे जो विलेज में रहते हैं और वो दिल्ली में अपना जो है रोजी रोटी कमाने के लिए गए हैं, लेकिन उनको राशन दिल्ली में नहीं प्रोवाइड हो पा रहा है, क्योंकि गांव में रहेंगे तो गांव में ही राशन मिलेगा। ऐसा नहीं होगा अब कि मतलब आप कहीं पर भी देश में रहें, बस आप अपना कार्ड दिखाएंगे तो आपको जो है वहाँ पर राशन मुहैया करा दिया जाएगा, ठीक है, जिससे कि ये वाली समस्या भी खत्म हो जाएगी। अच्छी चीज़ है। वैसे ही वन नेशन वन टैक्स चल रहा है, वन नेशन वन टैक्स है जीएसटी के तहत। जीएसटी में यही तो है कि भाई वन नेशन वन टैक्स होगा, इसी के तहत चलाया जा रहा है। और जीएसटी जो है किस सूची में शामिल है हम आपको बताते हैं, इसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके। अब हम लोग जो है साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और यहाँ पर आपके न्यूमेरिकल भी सही सारी चीज़ें। तो 1430 तक क्वेश्चन लोग डिस्कस कर चुके थे। अब उसके आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर डिस्कस करना नहीं है क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कहा जा रहा है तरंगे मतलब डैश तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती हैं। तो जो चमगादड़ होता है आप जानते हो एक तरंगों के माध्यम से चलता है। उन तरंगों के क्या कहते हैं? उन तरंगों को कहते हैं पराश्रव्य तरंगे। क्या होती हैं वो? पराश्रव्य तरंगे होती हैं, जिनके माध्यम से चमगादड़ जो है आने वाली रास्ताओं में आने वाली बाधाओं को पता लगाने से मदद करता है। तो आप देखते होंगे चमगादड़ कैसे चलता है, एक जगह से उड़ता है दूसरी जगह चिपक जाता है, दूसरी जगह उड़ता है तीसरी जगह चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक किरणें भेजता है जिससे कि पता चलता है कि रास्ते में कुछ नहीं है, बस सीधे चले ही जाइए, ठीक है। इससे ऐसे धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, ठीक है। और जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं। 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज भी कह सकते हैं, कई बार 20 किलो रहता है, हजार नहीं रहता। 20 हर्ट्ज से या 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की होती हैं पराश्रव्य तरंगे। और पराश्रव्य जो तरंगे हैं वो मनुष्य सुन नहीं सकता है, ध्यान रखना। मनुष्य क्या नहीं कर सकता? सुन नहीं सकता है। और एक होती हैं तरंगे, इन तरंगों को केवल कुत्ता बिल्ली चमगादड़ आदि सुन सकते हैं। इसलिए जो है कुत्ता बिल्ली चमगादड़ देखते होंगे बिल्कुल मतलब भनक पड़ते ही जग जाते हैं या उठ जाते हैं, ऐसे आपने महसूस किया होगा। तो चमगादड़ इन तरंगों को सुन सकता है। और अवश्रव्य जो तरंगे होती हैं, अवश्रव्य वो तरंगे 20,000 से नीचे की होती हैं, ये भी मनुष्य नहीं सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से, 20,000 नहीं, 20 हर्ट्ज से नीचे की तरंगों को अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। पराश्रव्य 20,000 से ज्यादा, लेकिन जो इनके 20 और 20,000 के जो बीच की हैं उनको श्रव्य तरंगे कहते हैं, जो मनुष्य आराम से सुन सकता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित होते हैं? तो अगर आपने हाई स्कूल में साइंस पढ़ी होती तो यहाँ पर थोड़ी समस्या आपको कम हो जाती, क्योंकि COOH कीटोन ग्रुप सारे ग्रुप आपके हाई स्कूल केमिस्ट्री में दिए गए हैं। COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित हैं? तो आपको बताना है इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन अम्ल, एल्कोहल, एल्डिहाइड, ये आपको बताना है। तो इसमें जो हो जाएगा COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह का है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का है COOH। कार्बोक्सिलिक अम्ल आपने पढ़ा भी होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल को। और एसिटाइल COCH3 होता है। और कीटोन का ध्यान रखना, कीटोन में क्या होगा? कीटोन ग्रुप में C डबल बॉन्ड और ऐसे करके होगा कीटोन में, ठीक है। तो इस कीटोन को भी ध्यान रखना, ऐसे करके इसको कीटोन ग्रुप कहते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड में क्या होगा? CHO होगा। एल्डिहाइड में क्या होगा? CHO होगा एल्डिहाइड, ठीक है। ध्यान रखो एल्डिहाइड में CHO होगा एल्डिहाइड में। एल्कोहल में ध्यान रखना OH लगा होता है, इसीलिए आपने पढ़ा होगा C2H5 मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ऐसे तो OH ग्रुप लगा होता है एल्कोहल में, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है? COOH होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? मानव शुक्राणु में 46 गुणसूत्र मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पर जोड़ी लिखना वो भूल गया, ऑप्शन में 46 है ही नहीं, तो 23 जोड़ी होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 23 जोड़ी होते हैं मानव में, जो है मच्छर में 6 होते हैं, मनुष्य में 46 होते हैं, जो है चिंपैंजी में 48 होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल है, तो इस न्यूमेरिकल को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए हम एक पेज ले लेते हैं, ठीक। अब आपसे कहा जा रहा है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 2 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? तो आप जानते हो विभवांतर क्या होता है? वर्क अपॉन, यानी कि एक कूलाम मतलब एक कूलाम को ले जाने में जितना कार्य किया जाता है वो विभवांतर कहते हैं। तो W अपॉन क्या होता है? Q होता है। V बराबर क्या होता है? W अपॉन Q होता है। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर नहीं लगा पाओगे, सिंपल सी बात हो गई, इसीलिए हमको याद करना पड़ेगा भाई।
तो V बराबर क्या होता है, W/Q। तो ठीक है, चलो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर हमको क्या क्या दिया गया है, V का मान है 10 वोल्ट, तो हम लोग यहाँ पर 10 पुट कर देंगे। हमसे कितना कार्य करना पड़ेगा ये पूछा गया है, स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, तो W यानी कार को ऐसे लेने देते हैं। अच्छा, कूलाम कितना दिया गया 2, तो 2 से गुणा करें तो 10 दूनी 20, ऐसे कैंची गुणा होगी तो W बराबर हो जाएगा 20, और W यानी कि 20 जूल, ध्यान रखना 20 जूल, न्यूटन ये सब कूलाम पास्कल सब है, लेकिन अब उन्हें को 20 जूल लगाना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखो। अगले तो क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, तो ये तो हमें लेना देना नहीं है ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 फिर न्यूमेरिकल है, तो फिर से समझिए। देखो कहा जा रहा है पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है और द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, गुरुत्वीय त्वरण का मान बताइए। तो आप सभी लोग जानते हैं F बराबर ma होता है, F बराबर ma होता है। तो वस्तु का भार जो है, वस्तु का भार दिया गया, भार बराबर भी ऐसे हो जाएगा, W बराबर जो है mg होता है, भार बराबर है ना, तो 200 न्यूटन है, तो यहाँ पर 200 रख देंगे, बराबर m 20 किलोग्राम है, गुणे में g पूछ रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण का मान पूछ रहे हैं, तो जो 20 से 20 कट जाएगा, यहाँ 10 बचेगा, है ना, 10 बचा, तो g बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, होश में लगाना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा। देखो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ माइनस है 2, तो वो माइनस वाला सही नहीं होगा, ठीक है, वो तो फिर मीटर स्क्वायर हो, मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणु का सही अवरोही क्रम दर्शाता है। मतलब हाइड्रोजन परमाणुओं का अवरोही क्रम, मतलब सबसे ज्यादा हाइड्रोजन जिसमें हो वो पहले लिखना है, और जिसमें सबसे कम हो फिर उससे कम उससे कम। तो ये एक बार हमने आपको ये फार्मूला बताया भी थे एल्कीन एल्काइन एल्केन का, तो देखो एक बार फिर से बता देते हैं। देखो एल्केन का फार्मूला होता है C2H2n+2, ऐसे होता है, मतलब CnH2n+2 ये एल्केन का है, और एल्कीन का हो जाएगा CnH2n, एल्कीन का हो जाएगा, और फिर एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2। अब देखो हाइड्रोजन किसमें सबसे ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ 2 गुने में 2 भी जुड़ रहा है, और यहाँ 2 गुना ही हो रहा है, यहाँ 2 गुने से 2 घट रहा है, तो सबसे ज़्यादा एल्केन में हाइड्रोजन होते हैं, फिर एल्कीन में, फिर एल्काइन में। तो एल्केन एल्कीन एल्काइन, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इन फार्मूलों को याद रखो, इन्हीं में जब एथ पेथ प्रोफ ये सब रख देते हो तो आपकी वैल्यू भी आ जाती है, ठीक है। तो चलो ज़्यादा डिटेल में करेंगे तो ये लेक्चर जो है आधा घंटे से पार चला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, हर सेट में तो आता है एक क्वेश्चन। तो देखो इनमें रक्त उच्च दाब पर झटके से और तेजी से बहने लगता है, करें जो इनमें जो है रक्त जो है उच्च दाब पर झटके और तेजी से बहने लगता है, बिल्कुल बात सही है। मानव लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि आरबीसी का जीवन काल 15 से 20 दिन होता है, गलत कह रहे हो भाई, 115 से 120 दिन होता है, आप कई बार पढ़ चुके हो, तो यही बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा, हमको वही छांटना था जो गलत है। आगे दिया गया है, या शरीर में वजन का लगभग 7 से 8% होता है, बहुत सही। रक्त की सामान्यता रिवर ऑफ लाइफ कहते हैं, ये भी बिल्कुल बात सही है। अगला क्वेश्चन है, देश में दूध कुल उत्पादन का लगभग 17.22% दूध उत्पादित करने वाला डैश देश का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूध जो है उत्पादित होता है, और विश्व की बात कर लें तो भारत, ठीक है, सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है, तो ध्यान रखना है। डैश की खोज के बाद हुई थी और इसे ईका सिलिकॉन में बदल दिया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ईका सिलिकॉन में बदल दिया गया है तो किसको, तो जर्मेनियम की खोज हुई थी, जर्मेनियम की खोज के बाद हुई थी और इसे ईका सिलिकॉन में बदल दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। होता क्या है कि जर्मेनियम जो है और सिलिकॉन एक उपधातु हैं, ध्यान रखना है, जर्मेनियम और सिलिकॉन एक उपधातु हैं, और इनका प्रयोग जो है अर्धचालकों के रूप में किया जाता है, जो है चिप्स बनाने में, चिप यानी कि मेमोरी जो होती हैं, जो आपने लगा होगा टेलीविजन और जो रेडियो फोन वगैरह में लगी होती हैं चिप्स, उनको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में डैश अंतिम उपधातु है। तो अंतिम उपधातु पोलोनियम है, क्या है, पोलोनियम। और ध्यान रखना पोलोनियम को PO से लिखते हैं, और आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा तत्व है जिसके सबसे ज्यादा समस्थानिक है, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा पोलोनियम, ठीक है। पोलोनियम के सबसे ज्यादा समस्थानिक है, और टोटल कितने हैं 27। पोलोनियम के सबसे ज्यादा समस्थानिक है वो है 27, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और पोलोनियम प्रथम मानव निर्मित तत्व है, यानी कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम तत्व कौन है, पोलोनियम है। तो देखो पोलोनियम से 3-4 क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, पोलोनियम ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश
मेजर द स्पीड ऑफ वर्क डन, यानी कि कार्य करने की कार्य करने की चाल, यानी कार्य करने की चाल मतलब कितना कार्य करते हो, कितनी चाल मतलब कितने समय में कितना चाल करते हो, मतलब कितनी कार्य करने की तुमको कितनी चाल है, मतलब क्या है, तो उसको पावर कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका सिंपल सा मतलब यही है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और कार्य कितनी देर कर रहे हो ये तुम्हारी ऊर्जा कहलाएगी, ये तुम्हारी क्षमता कहलाएगी, ये तुम्हारे कार्य करने की क्षमता है। कार्य करने की गति का मापन में किया जाता है और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और ध्यान रखना, शक्ति एक अदिश राशि है, शक्ति का SI मात्रक वाट है। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, मतलब कितनी देर तुम्हारी क्षमता है जो है उस, तो उसमें कहेंगे। अगला क्वेश्चन, तो ये तो ठीक ही है। स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में होता है तो पुनर्जनन होता है। क्या होता है? पुनर्जनन होता है। भूपेन हजारिका, तो ये तो पुराना क्वेश्चन है 2017 का, लेकिन भूपेन हजारिका 2019 को आपको इनको मिला है राष्ट्र जो है नोबेल भारत रत्न दिया गया था, ये आप जरूर ध्यान रखना। 3 लोगों को दिया गया था, प्रणब मुखर्जी, नाना देशमुख और भूपेन हजारिका। ठीक है, किसी पदार्थ डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन ना हो का गुण कहलाता है। तो ध्यान रखना, किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके परिवर्तन ना हो तो है दृढ़ता कहलाता है। क्या कहलाता है? दृढ़ता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दृढ़ता कहलाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और प्रत्यास्थता का जो नियम दिया था वो हुक ने दिया था, हुक ने दिया था प्रत्यास्थता का नियम। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1452, वो पीछे 2-3 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। डैश डैश बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। तो बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। आप जानते हैं जो कली चूना होता है CaO, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, इसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, इसको CaO को। और जब बिना बुझे हुए चूने को पानी में डाल दिया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमको प्राप्त होता है। ध्यान रखना है आपको इसको। ठीक है, तो ये दोनों को वैल्यू, दोनों को ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है तो ये भी करंट है। कार्बन परमाणु द्रव्यमान 12 है, कार्बन के 24 ग्राम अणुओं की संख्या क्या होगी? तो 12 दूनी 24, 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं। ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये तो पुराना क्वेश्चन है। अगला है, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है, जो होता है। तो जो होता है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपाती या अनुपातिक, उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच का अनुपाती। बिल्कुल बात सही है। तो ये देखो, कल भी हमने आपको एक शायद बताया था कि जो दो ब्रह्मांड में कोई दो चीज़ें हैं और इनके अगर ये M1 M2 के हैं तो इनका जो इन पे जो बल लगेगा वो F बराबर क्या होगा? F अनुपाती किसका होगा? इनके गुणनफल के अनुपाती होगा। लेकिन इनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच का अनुपाती होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें देख लेना A और C दोनों ही सही हैं, तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है टाइपिंग में। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कल वाला कॉन्सेप्ट है जो आपको हमने पढ़ाया था, और देखिए इसमें फिर से आ गया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 47 नंबर। कहा जा रहा है कि डैश डैश दर्पण हमेशा उस वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी हो, ध्यान से समझना, आभासी हो, बड़ी हो, समान आकार। भैया जैसे उसने समान आकार का कहा तो हम कह रहे हैं आभासी भी हो, समान आकार हो, तो वो होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण कैसा होता है? ये एक ऐसा दर्पण होता है ऐसे, जिसको हम लोग ऐसे ऐसे, इधर होता है पेंट और इधर हम लोग खड़े होते हैं, तो इधर हमको बिल्कुल उतनी जो है परछाई की तस्वीर दिखाई देती है, समान आकार की दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन आभासी होती है, उसको आप पकड़ नहीं सकते हो। ठीक है, और समान होता है। तो ये ध्यान रखना, एक सिंपल सा शीशा जो हमारे घरों में यूज होता है, सिंपल शीशा, वही शीशे की बात हो रही है समतल दर्पण की। ध्यान रखना, इसमें 2-3 पॉइंट है, हम आपको बता देते हैं। और अच्छा, एक चीज और, जितनी दूर पर आप शीशे से खड़े होगे, शीशे में जो परछाई बनेगी वो भी उससे उतनी ही दूर पीछे महसूस होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको 10 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड से इसकी ओर जाता हुआ महसूस करोगे तो इसके अंदर जो छवि है, जो इसके अंदर जो छवि बनी है वो 20 मीटर प्रति सेकंड से, मतलब दुगना। अगर आप v चाल से चलते हो तो आपका प्रतिबिंब कितनी चाल से चलेगा? 2v चाल से चलेगा। ये भी ध्यान रखो। अगर आप इस जो है शीशे को, दर्पण को थीटा से घुमाओगे तो इसकी जो जो घूम जाएगा वो 2 थीटा से घूमेगा। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान रख लो। हाँ, एक क्वेश्चन और बता देते हैं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि एक व्यक्ति चाहता है कि वो अपनी तस्वीर पूरी शीशा में देख सके, मतलब पूरा पूरा अपना देख सके, तो शीशा कितना उसको चाहिए होगा? तो जितनी उसकी लंबाई है उसका आधा। अगर वो 5 फुट का है तो उसको 2.5 फुट का शीशा चाहिए। अगर वो 6 फुट का आदमी है तो उसको 3 फुट का शीशा चाहिए, जिससे कि उसकी पूरी पूरी इमेज दिखाई, मतलब पूरा पूरा जो है चित्र दिखाई देगा उसका पूरा। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वर्तमान गवर्नर तो अब शक्तिकांत दास है 25 में, तो ये तो पुराना क्वेश्चन है, इससे कोई
अगला है खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा जेरोफाइटा कहलाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे हेलोफाइटा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेलोफाइटा। ठीक है, हेलोफाइटा कहलाते हैं, ध्यान रखना। और चट्टानों पर उगने वाले पौधे लिथोफाइटा कहलाते हैं, ध्यान रखना। चट्टानों पर उगने वाले पौधे लिथोफाइटा और खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हेलोफाइटा कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश विद्युत एक चुंबकीय तरंग है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जेम्स मैक्सवेल थे। जेम्स मैक्सवेल ने बताया कि चुंबकीय तरंग होता है विद्युत, जो है प्रकाश क्या होता है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। जेम्स वेल ने बताया था। ये आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। और जो जेम्स वेल हैं, विद्युत चुंबकीय और प्रकाश के संशोधन द्वारा प्रदर्शित किया कि एक प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, सन 1864 ईस्वी में। ठीक है, भौतिक जो है शास्त्री मैक्सवेल थे, वो ब्रिटिश के थे। चुंबकत्व की गणना का सिद्धांत इन्होंने दिया था और क्वांटम यांत्रिक का सिद्धांत मैक्सवेल ने 1900 ईस्वी में दिया था। तो ठीक है, इसमें हम लोग आज के लिए इतने रखते हैं। हो सकता है आज लेक्चर थोड़ा ज़्यादा जल्दी फिनिश हो गया होगा, क्योंकि ज़्यादा इतना था ही नहीं, और जो था मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइज आपको बता दिया गया है ज़्यादा। फिर ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन आप क्या करना है, आपका होमवर्क रहेगा, आप लेक्चर को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ और लाइक करके ही जाएंगे। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो करना, बाकी तो कोई बात ही नहीं है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।